तो फ्रायड जो है वो ईगो की बात कर रहे हैं। ये ईगो जो है ये प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन है। हालांकि उन्होंने शुरू में बताया कि जो ईड है वो बायोलॉजिकल है, जन्मजात आदमी को प्राप्त होती है, इसलिए पावरफुल ज़्यादा रहती है वो, क्योंकि बायोलॉजिकल चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता सोशोलॉजी। लेकिन ईड जो है उस ईड से हम प्लेजर, उसका नाम भी बदल दिया फ्रायड ने, उसका नाम इन्होंने प्लेजर प्रिंसिपल कर दिया। ईड प्लेजर प्रिंसिपल है, ये सिर्फ प्लेजर ही देखती है और अपना प्लेजर देखती है, मुझे प्लेजर मिलना चाहिए, और उस प्लेजर में भी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी यूज़ करती है कि मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम प्लेजर मिल जाए, ये कहलाता है। तो इसलिए ईड बड़ी पावरफुल है। उस ईड के सारे पावर को रोकने के लिए आदमी सोसाइटी से नॉर्म इकट्ठे करता है। इस पर हम सारी बात कर रहे थे कि ईगो जो है ये आदमी की पर्सनैलिटी को सोशलाइज करती है। सारा हमारा सिस्टम जो है एनिमल से और मैन बनाने का वो ईगो के द्वारा चलता है। ईगो में दोनों फंक्शन काम करते हैं, पेरेंटल फंक्शन भी, और पेरेंट की जो इमेज है यानी टीचर्स एजुकेशन में, या और भी जो समाज के नेता होंगे जिनको पेरेंट की तरह मानता है आदमी, वो इसको सारे को थोड़ा मोल्ड करते हैं। और जितना हम ईड पर कंट्रोल लगाते जाते हैं उतना ही हम अपने आप को कल्चर्ड और सिविलाइज कहते चले जाते हैं। ईगो आदमी को पूरा तरह से सोशलाइज बनाने में पूरी मदद करती है। सो सिविलाइजेशन का अर्थ ही ये है कंट्रोलिंग द सेक्स इंस्टिंक्ट। कल्चर का भी यही अर्थ है कि कंट्रोलिंग। कल्चर ज़रा ऊपर चली जाती है सुपर ईगो के लेवल में, सिविलाइजेशन में चला जाता है। हमारे सोशल नॉर्म जितने भी हैं उन सोशल नॉर्म को हम अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करें, इसको कहलाता है इंटरजेक्शन। इंट्रोजेक्ट करते 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 वो सोशल नॉर्म हमारे ऐसे बन जाते हैं कि वो ईड के सामने एक दीवार खड़ी कर देते हैं। तो ईगो जो है ये ईड के सामने एक दीवार बन करके खड़ी हो जाती है। इसको फ्रायड ने नाम दिया रियलिटी प्रिंसिपल। जब बच्चा 5 साल से ऊपर 7-8 साल का होता है तो परसेप्शन में उसकी रियलिटी आने लगती है। हालांकि परसेप्शन कई बार डिस्टॉर्टेड भी हो जाता है, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, गलत चीज़ों को गलत तरीके से समझ लेता है कई बार, लेकिन परसेप्शन उसका क्लियर होना शुरू हो जाता है सोशल ऑब्जेक्ट के लिए, और वो आदमी सोशल ऑब्जेक्ट को अपने जैसे ही समझने लगता है, उनको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करने लगता है। वो सोसाइटी के लोगों के साथ जब मित्रता बनाता है तो उस मित्रता में ये होता है कि वो जो सेक्स है वो पीछे हट जाती है, लव आगे आ जाता है। इसका भी कल हमने देखा था कि फ्रायड कहते हैं कि सारी दुनिया में जो सिविलाइज सोसाइटी है, सैवेज नहीं है, सैवेज में मैरिज नहीं होती, वो तो जंगलों में घूमते हैं कोई किसी के, लेकिन जो सिविलाइज सोसाइटी है उसमें लव को सेक्स के साथ जोड़ दिया गया है। सेक्स को फ्रायड कहता है आदमी कहीं भी सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन उसे लव नहीं मिलेगा वहाँ, तो उसका नाम उन्होंने रख दिया मैरिज। इवोल्यूशन ऑफ सोशल सोसाइटी जो हुई है, फ्रायड ने सोसाइटी को कैसे इवॉल्व हुआ है इसमें सारा इसी से बता रहे हैं वो, कि मैरिज की इंस्टीट्यूशन कैसे इवॉल्व हुई है, कि हमने सोशल नॉर्म को ही देखा कि इन सोशल नॉर्म में हमारा मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता। बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन तो हो जाता है सेक्स का, लेकिन साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो हमने एक इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में इवॉल्व की, उस इंस्टीट्यूशन का नाम रखा हमने मैरिज। मैरिज में क्या होता है कि सेक्स को लव के साथ जोड़ दिया गया। तो जितना हम कंट्रोल लगाते जाते हैं अपनी ईड को रोकते चले जाते हैं, लेकिन ईड बड़ी पावरफुल है क्योंकि बायोलॉजिकल है। सारी इंस्टिंक्ट अंदर से आदमी को धक्के मारती हैं। हंगर है, आदमी को जब दगाती है हंगर तो आदमी भागता है इधर से उधर कुछ ना कुछ, और अगर सोशल नॉर्म में ऐसा हो कि खाना उसको नहीं मिल रहा, परेशान हो जाता है वो भूख से,
और वो कोशिश ही करता है किसी तरह से कोई ऐसा काम हो कि मुझे जल्दी से, अगर कहीं कोई बड़ा फंक्शन चल रहा है कि भाई इस फंक्शन में 3 बजे तक आदमी को खाना नहीं मिलेगा, तो परेशान होकर के उठ जाता है, कभी एंग्शियस हो जाते हैं, और नहीं होता तो वो क्या करता है, उससे वो अवॉइड करने की कोशिश करता है उस परेशानी को। उसका तरीका क्या है, ओ जो बचपन में अपनाया था, ओरिजिनल ट्रॉमा जब निकल कर के आया था माँ के गर्भ से, तो उसको क्या किया था कि एनवायरनमेंट के टक्कर से बचने के लिए वो सो जाता था। तो यहाँ भी क्या करता है वो आदमी, एक आर्टिफिशियल नींद पैदा करके अवॉइड करता है इस चीज़ को कि मेरी जो है, और 3 बजे तक बैठा रहेगा, 3 बजे जब खाना मिलेगा तब खाएगा। तो उस खाने में उसका इंटरेस्ट नहीं होता, उसका इंटरेस्ट होता है भाई किसी तरह से इसको अवॉइड करूं, टेंशन को सारी को, जो मुझे टेंशन हो गई सारी। तो ईगो जो है अंदर से बड़ी पावरफुल, उसको दीवारों को तोड़ती है, नहीं उसकी ईड जो है ईगो की दीवारों को तोड़ती है और तोड़ना चाहती है, लेकिन ईगो भी अपने आप को मजबूत करके उसको रोकती है। अब ईड के हमने मेन फंक्शन जो ईड का है वो तो है सेल्फ प्रिजर्वेशन। अगर मैं सोसाइटी के नॉर्म के मुताबिक काम नहीं करूँगा तो प्रिजर्व नहीं कर सकता। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ माई जनरेशन, प्रोक्रिएशन भी नहीं कर सकता मैं। तो इसलिए मुझे ईगो को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ईगो दोनों काम करेगी, और जब हम इसको रोकने लगते हैं, वो हम कल देख ही रहे थे कि उसके क्या क्या तरीके हैं। हमने फादर को कॉपी करना है, मदर को कॉपी करना है, अपने पीयर्स को कॉपी करना है। अब पीयर्स को क्या करते हैं, पीयर्स का फ्रायड ने वैसे तो दिया है बहुत बड़ा, प्याजे की किताब उसने फ्रायड ने रेफ़र की है कि मेरी थ्योरी को अगर बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजी किसी ने दी है दुनिया में तो मेरे साथी ने प्याजे ने दी है। तो प्याजे का सारा वो देख करके बताता है कि टीचर्स जो हैं उनका बच्चे पर बड़ा असर पड़ता है। हम अपने यहीं की एक बात बताते हैं टीचर्स की, कि हमारे साथी बहुत बड़े वैज्ञानिक, वो कानपुर की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसमें लगे हुए थे साइंटिफिक ऑफिसर। अब उनकी जो लड़की थी वो 7वीं कक्षा में थी, 6ठी कक्षा में। वो जब स्कूल से आई तो उन्होंने सारा देखा क्या काम किया है। तो उन्होंने बच्ची को कहा कि ये सवाल तुमने ठीक नहीं निकाला। तो बच्ची गर्म हो गई, बाबा तुम्हें क्या पता, मास्टर जी ने करवाया, मास्टर जी गलत थोड़ी बता सकते हैं। तो बच्चा मास्टर की जो रेस्पेक्ट करता है, उस रेस्पेक्ट के लिए बच्चा मास्टर को कॉपी करने लगता है, मास्टर के स्टाइल को कॉपी करने लगता है। अब वो फिर कहने लगे वर्मा जी कि भाई अगर मैं इस बच्ची को ही कहूँ कि तेरे मास्टर ने सवाल निकाला है, तो मास्टर के प्रति इसके मन में ये भावना हो जाएगी कि मास्टर भी गलत हो सकते हैं क्या। अभी तो ये मुझसे कह रही है कि बाबा तुम्हें क्या पता सवाल कैसे निकाले जाते हैं। अब बताओ, इतने बड़े साइंटिस्ट को लड़की 7वीं वाली चुनौती दे रही है कि बाबा तुम्हें क्या पता, मास्टर जी ने निकलवाया, मेरे मास्टर जी सर जो हैं उन्होंने। तो उन्होंने फिर सर को बुला के कहा, उन्होंने कहा कि इस सवाल में ये गलती, ओहो करने लगा, हाँ ये तो मैं चेक कर रहा था, कापियाँ बहुत थी, चेक करते करते रह गया, मेरे से छूट गया। तो उन्होंने कहा इसको इस तरह से ठीक करना कि बच्ची को कोई ये पता ना लगे कि मास्टर गलत था, इसको किसी न किसी तरह ठीक कर देना। आपके प्रति इसकी बहुत आस्था है बनी हुई। और कहते मुझसे भी लड़ने लगी थी वो, तो बाबा तुम्हें क्या पता इस बात का। तो ये पीयर ग्रुप जो है, इस पीयर ग्रुप का बड़ा असर पड़ता है बच्चे पर। ये फादर इमेज कहलाती हैं। ये फादर इमेज जो है, सारे मास्टर फादर इमेज हैं। और यही फादर इमेज, जैसे हमने कहा कि बढ़ कर के हायर लेवल पर चली जाती है, तो गॉड के रूप में, गॉड पावरफुल है, मेरा फादर मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है हर चीज़ में। और एक बच्चे ने जैसे कहा कि वो सेक्स ऑर्गन देख के फादर का बच्चे के अंदर बड़ी इन्फीरियोरिटी आ गई, तो उसने कहा कि जो हमारा एनलार्ज फादर है, सबसे बड़ा फादर है, वो तो बहुत ही पावरफुल होगा। तो बच्चे के मन में आ जाती है भावना के कोई गॉड नाम की कोई चीज़ हमारे पास है, और वो गॉड से डरने लगता है। गॉड के नाम से डरा देते हैं उसको। अगर बच्चा कोई गलत काम करता है तो माँ बाप उसको कहते हैं भगवान तुझे नरक में फेंक देंगे। ओहो, वो भगवान को समझता है एनलार्ज फादर,
ये मेरा फादर जो यही मुझे थप्पड़ मार देता, यही मेरे कई बार। हालांकि फ्रायड ये कहता है कि पनिशमेंट जो है सबसे बड़ी है विड्रॉल ऑफ लव। बच्चे को मारने के लिए ये करो। प्याजे ने लिखा है इस बात को कि बच्चे को मारने की बजाय ये करो कि हम 3 दिन तक तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएंगे, हम 2 दिन तक तुमसे बोलेंगे नहीं, तुम अपने कमरे में जाके पढ़ना। तो ये पनिशमेंट उस फिज़िकल पनिशमेंट से ज़्यादा है, लेकिन इसको मास्टर मानते नहीं। मास्टर तो कहते डंडा बजाओ। तो फ्रायड कहता है कि जो बहुत बड़ी चीज़ है विड्रॉल ऑफ लव, बच्चे को बड़ा डर रहता है। और इसी को फादर क्या करते हैं, इलाज करके भगवान तुम्हें बड़ा प्यार करेगा, ध्रुव की तरह तुम्हें गोद में उठाएगा, प्रहलाद की तरह तुम्हें बहुत देगा। तो बच्चे की भगवान में भगवान है या नहीं, लेकिन बच्चे के मन में भगवान बन जाता है कि कोई भगवान है, और बच्चा उसके पनिशमेंट से डरने लगता है कि फादर। लेकिन जितना वो पनिशमेंट से डरता है उतना उसकी ईगो स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, ईगो के अंदर ताकत मिलती चली जाती है उसे। अगर मैंने ज़रा सा भी काम गलत किया तो भगवान मुझे पनिशमेंट देगा। तो ये ईगो के बारे में बहुत फ्रायड लिख रहे हैं कि किस तरह से सारा। और अगर ईगो में थोड़ी सी कमी रह जाती है तो कई बार हो जाती है कि आदमी गलत काम कर बैठता है ईगो की वजह से। तो ईगो से जब कंट्रोल करती है ईड को, तो 3 चीज़ें हो जाती हैं। ईड चाहती है इमीडिएट सेटिस्फेक्शन, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना ही चाहिए। और ईगो कहती है रियलिटी प्रिंसिपल, कि रियलिटी इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। रियलिटी कुछ और है, तुम कुछ और चाह रही हो। और ईड होती है ब्लाइंड, रियलिटी को नहीं देखती। ईड बिल्कुल ब्लाइंड होती है, बड़ी पावरफुल। मुझे प्लेजर मिलना चाहिए चाहे कुछ भी हो। लेकिन रियलिटी प्रिंसिपल से माइंड उसको जब देखता है, ईड की बजाय जब माइंड हमारा डेवलप देखता है तो वो रियलिटी को देखता है, और उस रियलिटी के प्रिंसिपल के हिसाब से वो अपने उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो एंग्जाइटी इसी का नाम है। हम जब अपनी ईड की इच्छाओं को दमन करने की कोशिश करते हैं, रोकते हैं, तो एंग्जाइटी पैदा हो जाती है। अब इस एंग्जाइटी के उन्होंने 3 रूप दिए कि 3 रूप एंग्जाइटी के हमारे सामने आते हैं। पहला रूप है फियर ऑफ आइसोलेशन, मैं अकेला रह गया हूँ, मुझे सबने त्याग दिया है। वो देखता है आदमी मैं अकेला हूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, वो खोजता है फिर सारे के सारे, और उसको मदर सिंबल कोई मिल जाती है तो वो सारी सी एंग्जाइटी उसकी दूर होती है। तो क्या करता है कि आदमी के अंदर पहली एंग्जाइटी जो है, फर्स्ट एंग्जाइटी है फियर ऑफ आइसोलेशन। अरे मेरे पास कोई भी आदमी नहीं, मैं अकेला रह गया। दूसरा है फियर ऑफ डार्कनेस। आदमी डार्कनेस में, चाहे वो मेंटल डार्कनेस यानी अज्ञान हो, और चाहे फिजिकल डार्कनेस हो। जो मूर्ख आदमी है वो भी बड़ा डरता रहता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं। इसको हमारे यहाँ भारत में इसके बारे में पता क्या कहा है। हिंदुस्तान में ये नहीं कहते कि तू मूर्ख है या उल्लू है, वो कहते ये तो 3 बार हंसते हैं। अब आदमी समझते तो नहीं इसको, है जी, लेकिन किसी को कह दो कि 3 बार हंसते तो इसका मतलब ये महामूर्ख है। तो इसका मतलब क्या है कि पहली बार तो वो जब देखता है कि कोई बड़ी अच्छी बात कही गई है, सब लोग हंस रहे हैं, और वो उसको समझ नहीं पाता, बेवकूफ़ है, तो वो दूसरों को देखते हुए हंसता है। ये हंस रहे हैं तो मैं भी हंसूँ, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद वो सब लोग तो एंजॉय कर लेते हैं उस चीज़ को। ये थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद समझता, ओहो ये बात कही गई थी, इसका ये अर्थ था। तो जब इसकी समझ में आ जाती है तो फिर ये हंसता है उस बात को एंजॉय करने के लिए। कोई चुटकुला मान लो सुनाया, तो इसकी चुटकुला तो समझ में आया नहीं। पहली बार चुटकुले पे लोग हंस रहे थे तो ये भी उनको देख करके हंसा। फिर बाद में इसको जब चुटकुला समझ में आया, हो ये मतलब था इसका चुटकुले का, तो ये हंसा। और जब हंसने के बाद हुआ तो तीसरी बार हंसा कि मुझे पहली बार क्यों नहीं हंसाई थी, अपनी मूर्खता पे हंसा। तो मूर्खों को हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहा जाता है अजी ये तो 3 बार हंसते हैं। तो फ्रायड भी ये कहता है कि ये डार्कनेस का जो फियर है, एंग्जाइटी है,
ये आदमी को सोसाइटी के अंदर बड़ा इन्फीरियोरिटी पैदा कर देती है और आदमी फियर करने लगता है। पहले सबसे पहला जो फियर है आदमी का वो फोबिया होता है। फोबिया माने ऐसे डर जिनका कोई कारण नहीं है और वो डर अंधेरे के होते हैं। निक्टोफोबिया बहुत कॉमन है। अंधेरे में जाते हुए आदमी जो है हर एक डरता है। बड़े से बड़ा आदमी भी अंधेरे में कोई भूत होगा, प्रेत होगा, सांप होगा, कोई और पत्थर पड़ा होगा तो लाइट चाहता है कि लाइट जलाओ तब मैं जाऊं, और अंधेरे में उसको भेजो तो कहेगा नहीं अंधेरे में नहीं जाता। तो ये डार्कनेस का ये बड़ी एंग्जाइटी पैदा कर देती है डार्कनेस। और तीसरी चीज़ है लैक ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट एकदम विड्रॉ हो जाए और इकोनॉमिक सपोर्ट एकदम विड्रॉ हो जाए तो आदमी को बड़ी एडजस्ट नहीं कर पाता, वो एंग्जाइटी हो जाती है। ईगो जो है इस काम करती है कि इस एंग्जाइटी को दूर करने के लिए रियलिटी में उसको एडजस्टमेंट कराती है, उसको रियलिटी के साथ जोड़ने की कोशिश करती है। आइसोलेशन का भय जो है वो उसको कहती है कि तुम अगर अकेले हो तो तुम्हारे साथ भगवान है। ईगो कहेगी तुम्हारे साथ भगवान है। फादर इज़ वेरी परवेसिव। एक बड़ा फादर है, वो बड़ा परवेसिव है, वो हर जगह रहता है। तो तुम अगर ये तुम्हें दुनिया ने छोड़ दिया है, इसके लिए हमारे यहाँ उर्दू शायरी में तो बहुत शेर हैं। उर्दू शायरी में तो एक शेर ये है कि भाई तस्लीम कि मुझको अल्लाह ही हर गाम सहारा देता है। मानते हैं जब हम अकेले रह जाते हैं, कोई नहीं होता, तो भगवान का सहारा है। तो तस्लीम कि मुझको अल्लाह ही हर गाम सहारा देता है, लेकिन वो ज़माना क्या कहिए जब जाम सहारा देता है। तो इस अकेलेपन को दूर करने के लिए ईगो कहती है कि चल, अगर तुझे अकेलेपन हो रहा है तो चल मैं खाने में चलो, वहाँ चल कर सहारा मिल जाएगा। निकल कर दैरो काबा से अगर मिलता ना मैं खाना, तो ठुकराए हुए इंसान खुदा जाने कहाँ जाते। तो ये आइसोलेशन का भय जो है ना, ये आदमी को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी पैदा कर देता है। फ्राइड ही कहता है बच्चा भी जब माँ उसको छोड़ करके चली जाती है तो बड़ा एंग्जाइट हो जाता है, हाथ पैर मारने लगता है, कोशिश करता है, प्रोटेक्टिव फादर को ढूंढता है प्रोटेक्शन देने। और इसी तरह से तीसरी एंग्जाइटी जो बताई इन्होंने, इकोनॉमिक और सोशल सपोर्ट। फादर की वजह से बड़ी सोशल सपोर्ट मिल रही है। फला मिनिस्टर से अपनी बहुत जान पहचान है, बेटा चिंता मत करना, कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वह नौकरी के लिए उससे बात कर रहा हूँ। और एकदम फादर की डेथ हो गई, अब सोशल सपोर्ट ही ख़त्म हो गई। ये जो सोशल सपोर्ट ख़त्म हो जानी है, ये बड़ी एंग्जाइटी पैदा कर देती है, पागल हो जाते हैं बहुत सारे आदमी तो। और इसी तरह से इकोनॉमिक सपोर्ट। अभी आदमी की नौकरी लगी हुई है, अभी आदमी की नौकरी ख़त्म हो जाए तो पागल हो जाएगा आदमी। तो फ्राइड कहता है इस एंग्जाइटी को दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके उसने लिखे हैं कि ईड कैसे कैसे करती है, लेकिन ईड बचाती है, क्योंकि प्रिजर्वेशन काम ईड का है, उसका, ईड नहीं ईगो का। तो आदमी को अपने आप को डेवलप करने के लिए ईगो डेवलप करनी चाहिए। आदमी सोसाइटी में रहे, मित्र बनाए, यार दोस्त बनाए, आस पड़ोस वालों के साथ दोस्ती रखे, तो ये आदमी को एंग्जाइटियों से बच जाएगा। ईगो स्ट्रॉन्ग कौन करेगा? ईगो स्ट्रॉन्ग करती है पीर ग्रुप, दोस्त, यार दोस्त, रिश्तेदार। अब रिश्तेदारों से आदमी बात कर रहा है, टेलीफोन पर कर रहा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंता ना करो, पिताजी की डेथ हो गई तो हमें पिता की तरह समझो, हम पिता की तरह मौजूद हैं। तो आदमी को बड़ी सांत्वना मिल जाती है। तो फ्राइड कहता है कि ईगो को स्ट्रॉन्ग करो, पर्सनैलिटी जब भी डेवलप होगी। आप अपनी, अगर आपकी ईगो वीक है तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो सकती। अब इसको, ईगो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आदमी ढूंढता है तरीका। तो आदमी कहता है ईगो कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, तो उसके लिए आदमी को सुपर ईगो डेवलप करनी पड़ती है। अपने जो पीयर ग्रुप हैं, बड़े ग्रुप हैं, उनके शब्द और उनके डायरेक्टिव वो सुपर ईगो बन जाते हैं। ये जैसे हमारी इड कॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में है, ये सुपर ईगो भी अनकॉन्शियस में चली जाती है।
ये फादर के शब्द और फादर की बताई हुई डायरेक्टिव, जो डायरेक्शन देगा फादर, ये सुपर ईगो बन जाते हैं और ये ईगो को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसमें जब बच्चे को बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा फादर है, सबका फादर है वो, ये तुम्हारा जो फादर है ये तो तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहा है, तुम्हें रोटी दे रहा है। एक बहुत बड़ा फादर है, वो सबकी प्रोटेक्शन करता है, सबको रोटी देता है। और अगर तुम उसकी केयर करोगे, उसकी बात मानोगे, तो दुनिया में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जिसका कोई सहारा नहीं, निर्बल है, उसका सहारा वो है। तो फिर उसको बताना शुरू करते हैं कि तुम फादर की बात तो मानते हो, तुम फादर कहता है कपड़े पहन लो, ये बेटा ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे खाना खाओ, जब घर में बैठा करो तो चम्मच से खाया करो, जब किसी दोस्त से मिलने जाओ। तो फादर की डायरेक्टिव तुम मान करके सोशल बन गए हो, समाज में बड़ा तुम्हारा सम्मान है। लेकिन उस बड़े फादर की अगर बात मानोगे तो बहुत ऊंचे बन जाओगे। वो बहुत बड़ा फादर है। ऐसे फादर जिसको आप तुम्हारा पिता है, ऐसे फादर के करोड़ों फादर मिल करके बन जाते हैं। तो गॉड की जो डायरेक्टिव हैं वो क्या होती हैं, उनको आदमी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करता है, वो रिलीजियस चीज़ें बन जाती हैं, सामाजिक नहीं रहती हैं। समझिए तो सामाजिक चीज़ें हैं कि भाई किसी के घर जाओ तो ये नहीं जाकर बिस्कुटों पे टूट पड़ो, वो जब कहे बिस्कुट खाओ तो बेटा बिस्कुट खाना, नहीं तो बदतमीजी लगेगी। तो बच्चा अपने बाप से सीखता है एटिकेट, इनको कहते हैं एटिकेट, समाज के अंदर व्यवहार। लेकिन भगवान से क्या सीखेगा आदमी? भगवान से सीखेगा बहुत ऊंची चीज़ें। और ये बहुत ऊंची चीज़ें जो हैं ये अनकॉन्शियस में जा कर के स्टोर हो जाएंगी। जब कभी भी ईगो कमज़ोर होगी और इड जो है ये फिर कहलाने लगती हैं कॉन्शियस, अंतरात्मा। आत्मा कोई नहीं है हमारे अंदर। यही सुपर ईगो जो है डायरेक्टिव्स, हायर फादर के डायरेक्टिव, ये नैतिकता बन करके या कल्चरल नॉर्म बन करके आदमी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं।